हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज से एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। संस्कृत शिक्षण विद्या। संस्कृत शिक्षण विद्या जितनी भी टेट की एग्ज़ाम होती हैं, जैसे एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट और रीट, इन सब में संस्कृत शिक्षण विद्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो सफिशिएंट रहेंगे शिक्षण विद्या से संबंधित। तो हम देखते हैं कि हमारे संस्कृत में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 में से 15 नंबर की आएंगी शिक्षण विद्या आएंगी। तो जो 15 नंबर का पार्ट है शिक्षण विद्या से संबंधित, इस पार्ट को हम इस वीडियो सीरीज में करेंगे। तो हम अब अपनी शिक्षण विद्या क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शिक्षण विधियां समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा क्या होती है और भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या होता है। हम भाषा को सीखते क्यों है और भाषा होती क्या है। तो भाषा हम किसी से अपनी बात कह सकें और उसकी बात सुन सकें, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, वही क्या है, भाषा है। भाषा अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा क्या है, अभिव्यक्त करने का माध्यम है। और किसी के द्वारा कही की बात को ग्रहण भी हम किसके माध्यम से करेंगे, भाषा के माध्यम से करेंगे। तो भाषा क्या होती है, भाषा होती है, भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। बोला जाए का मतलब भी ये नहीं कि आपने जैसे बोलते तो पशु भी हैं, कुत्ता भी बोलता है, भैंस भी बोलती है। तो ये सार्थक भाषा होनी चाहिए जिसका अपने आप में कोई मीन्स निकले। तो वो सार्थक भाषा ये क्या होगी, भाषा होगी। ठीक है। तो भाषा क्या होती है, भाषा भाष धातु से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। आगे क्या, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। वाचिक ध्वनियों के माध्यम से ही अपनी बात को हम दूसरों के सामने प्रकट कर पाएंगे। ठीक है। और एक वैज्ञानिक है जिसकी मैंने परिभाषा बताई है, ये स्वीट की परिभाषा, स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ये जो परिभाषा है ये एग्जाम में पूछी गई परिभाषा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दी। स्वीट के अनुसार क्या होता है, भाषा क्या होती है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण क्या होती है, भाषा होती है। तो हमने देख लिया कि भाषा क्या होती है। भाषा वह होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, भाषा शिक्षण का उद्देश्य होगा कि किसी के विचारों को ग्रहण करना और अपने विचारों को क्या करना, अभिव्यक्त करना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा, तो ग्रहण और अभिव्यक्ति। ये सिर्फ भाषा शिक्षण का उद्देश्य। अगर संस्कृत भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा जाए तो वह अलग होगा, हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा जाए तो वह अलग होगा। लेकिन आपको कॉमन पूछा जाए कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो वह होगा ग्रहण एवं अभिव्यक्ति। तो हम आगे देखते हैं भाषा शिक्षण का उद्देश्य। अगर आपसे नॉर्मली सबको कंबाइंड करके पूछा जाए कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो ग्रहण और अभिव्यक्ति, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना और दूसरों को जो विचार बोल रहे हैं, जो आप बातें आपको कह रहे हैं, उनको सुनना ही क्या है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य। संस्कृत भाषा को हम क्यों पढ़ें, ये क्या अपनी बातों को अभिव्यक्त करने के लिए और किसी की दूसरे की बातों को सुनने के लिए ही हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करें, नहीं। जो मतलब संस्कृत भाषा के और कौन कौन से उद्देश्य हैं, हमें क्यों सीखनी चाहिए, वो हमने नीचे बताए। तो इनमें पहला उद्देश्य है संस्कृत भाषा तथा उसके साहित्य का संरक्षण करना, उसे प्रोत्साहित करना तथा उसका विकास करना। हमारा पहला उद्देश्य है कि हम संस्कृत भाषा के साहित्य, जो हमारा जो प्राचीन काल से जो साहित्य चला रहा है, उसका संरक्षण करें, उसे प्रोत्साहित करें। नहीं कि जैसे कि आजकल इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, तो हम क्या करें कि संस्कृत भाषा को भी प्रोत्साहित करें। अगला सेकंड है भारतीय संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। जो भारतीय संस्कृति है, अगर हम मूल रूप से देखें तो हमारी संस्कृति का विकास किससे हुआ है, संस्कृत भाषा से हुआ है। तो हमारा सेकंड उद्देश्य क्या है कि भारतीय संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण। क्योंकि अगर एक पीढ़ी ने संस्कृत बोलना एक पीढ़ी ने संस्कृत बोलना छोड़ दिया, तो इससे अगले वाली जो पीढ़ी होगी उसमें संस्कृत का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक उद्देश्य है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो संस्कृत है, उसका क्या करें, स्थानांतरण करें। हमारा तीसरा है संस्कृत को बोधपूर्वक सुनना, बोलना, लिखने की क्षमता का विकास करना। संस्कृत है भाषा शिक्षण के माध्यम से हम संस्कृत को बोधपूर्वक यानी ध्यानपूर्वक उसके प्रति हमारी एक समझ बन सके, इस प्रकार से हम उसको सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य
ज्ञान प्रदान करना। इसका अगला उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी हैं उनको संस्कृत भाषा का समान ज्ञान प्रदान करना कि किस प्रकार से संस्कृत की उत्पत्ति हुई, हमारे जो प्राचीन काल से हमारे किस प्रकार हमसे संबंधित है और किस प्रकार से हमारी संस्कृति में इसका योगदान है। राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति समादर व भावात्मक एकता का विकास करना। राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति समादर यानी समान प्रकार का और भाव, हमारी जो भावनाएं है वह अपनी राष्ट्र के प्रति बनी रहे। पाश्चात्य जो भावना देश है, जो संस्कृति है, उनके प्रति हमारी भावनाएं, उनके और हमारा रुझान न हो, इसके लिए हमें अपनी संस्कृति के प्रति समान आदर और भावात्मक एकता के लिए हमें संस्कृत भाषा शिक्षण करना चाहिए। तो अब हम इससे आगे हम पढ़ेंगे शिक्षण क्या होता है, क्योंकि हमें शिक्षण विधियों को स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए शिक्षण क्या होगा, किस प्रकार से हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे शिक्षण। हम संस्कृत के टीचर बनने जा रहे हैं, तो हम टीचर बनने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम शिक्षण विधियों का प्रयोग किस प्रकार से करें। अगर हमें ये पता होगा कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण विधियाँ क्या होती है, तभी हम बच्चे को एक अच्छी समझ और अच्छी एक सोच, चिंतन स्तर का उसका क्या कर पाएंगे, विकास कर पाएंगे। तो हम आगे देखते हैं शिक्षण। शिक्षण क्या होता है? कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्रों के बीच होने वाली सुव्यवस्थित अंतःक्रिया। अंतःक्रिया क्या होती है? अंतःक्रिया वह होती है जैसे कि आप टीचर हो, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप उससे संवाद कर रहे हो यानी बातें भी कर रहे हो, उसे समझा भी रहे हो। जब बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो वह आपसे क्वेश्चन करेगा, आप वाद विवाद भी उसके साथ कर रहे हो, आप जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है वह भी उसके साथ कर रहे हो। तो ये सब क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। तो शिक्षण क्या होगा? पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक व छात्र के बीच जो अंतःक्रिया होती है वही क्या होती है? शिक्षण होता है। आगे क्या है? शिक्षण विद्या। शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विद्या कहलाता है। शिक्षण को सम्यक ढंग से चलाने के लिए शिक्षण विधि अत्यंत आवश्यक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षण को सम्यक या फिर सुचारू तरीके से चलाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो आपको ये ध्यान रहे कि शिक्षण विधियां सबसे आवश्यक है शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने और प्रभावी रूप से चलाने के लिए, आगे से आगे गति देने के लिए शिक्षण विधियां क्या है? सर्वोत्तम है। तो आपको समझ में आ गया शिक्षण क्या है? शिक्षण एक अंतःक्रिया है और शिक्षण विद्या क्या है? शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना, उन बच्चों को एक अच्छी तरीके से समझाना, उनके जो समझ है वो विकसित करना ही क्या है? शिक्षण विधियों का कार्य होता है। और शिक्षण को सम्यक ढंग से चलाने का ही शिक्षण विद्या की क्या है? अत्यंत आवश्यकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे संस्कृत में शिक्षण विद्या है वह कितने प्रकार की है, किन किन को कितने भागों में इनको बांटा गया है और इनके भागों के भी आगे कितने प्रकार हैं। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले संस्कृत की जो शिक्षण विद्या है उनको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीनतम, नवीनतम और नवीनतम विधि उपागम। ये सबसे तो हमारे सबसे पहले कौन सी विधि है? प्राचीनतम विधि, जो कि प्राचीन काल से चली आ रही थी। उनमें अभी कुछ चेंज करके हमने नवीनतम विधियां की और नवीनतम विधियों में भी कुछ चेंज करके नवीनतम उपागम विधियों का निर्माण किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें प्राचीनतम विधि। हमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको विधियां दे दी जाएंगी और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से प्राचीनतम विधि कौन सी है, कौन सी नवीनतम विधि है, कौन सी जो नवीन उपागम है उनमें से विधि है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि प्राचीनतम विधि कौन सी है, नवीनतम विधि कौन सी है और नवीन उपागम विधि कौन सी है। इससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको इस चार्ट में समझा दिया है कि सबसे पहले प्राचीन विधियां कौन कौन सी है? सूत्र विधि, प्रायण विधि, पाठशाला विधि, वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कथा वाचन विधि, कथा नायक विधि, व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। ये सब कौन सी विधियां हैं? प्राचीन विधियां। प्राचीन विधियों में कुछ चेंज किया गया, उसके बाद नवीनतम विधियां आई। नवीनतम विधियों में सबसे पहली कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि। जो हम आजकल जो बुक से पढ़ते हैं वह कौन सी विधि है? बुकों से अध्ययन करते हैं वह पाठ्य पुस्तक विधि है। प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि, हरभट्ट की पंचपदी, मूल्यांकन विधि, किंडरगार्टन विधि, मोंटेसरी विधि, डाल्टन विधि, परियोजना विधि। ये सब कौन सी है? नवीनतम विधियां हैं। तो आपको समझ में आ गया ये हमारी कौन सी विधियां? 9 है। ये प्राचीनतम विधि है और ये नवीनतम विधियां 9 ही। ठीक है, तो ये आपको इनको याद कर लेना, ऐसे ध्यान में रख लेना कि प्राचीन कौन सी है, नवीनतम कौन सी है, जिससे कि हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। ये जो शिक्षण विद्या है ये आपको हिंदी में भी काम आएंगी और संस्कृत में भी काम आएंगी। ठीक है, कुछ अलग है, हिंदी में कुछ अलग है और संस्कृत में कुछ अलग है, वो हम जब हिंदी की शिक्षण विद्या करेंगे तो उनमें देख लेंगे।
तो अगली हमारी शिक्षण विधियां है नवीनतम विधि उपागम, जो सबसे नवीन है वो सूक्ष्म शिक्षण उपागम, आगमन उपागम, परियोजना कार्य, दल शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, समस्या समाधान उपागम, पर्यवेक्षण अध्ययन उपागम, संप्रेषण और संग्रंथ उपागम। तो ये कौन सी है? 8 हमारी नवीनतम उपागम विधियां। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हमें कौन कौन सी पढ़नी है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज इस वीडियो में हम प्राचीनतम विद्या हैं उनको पढ़ेंगे। अगले वाले वीडियो में जो नवीनतम विद्या है उनको पढ़ेंगे, और उससे अगले वाले वीडियो में हम किनको पढ़ेंगे? नवीनतम उपागम विद्या। इसके साथ ही हम शिक्षण सूत्रों को भी पढ़ेंगे, गद्य पद्य से संबंधित जो हमारी शिक्षण विद्या है उनको भी पढ़ेंगे, और भाषा कौशलों को भी हम इसी में करेंगे। और इसके साथ हमारा लास्ट का टॉपिक होगा मूल्यांकन। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जैसे ही मेरा अगला न्यू वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं प्राचीन विधियों में। सबसे प्रथम विधि पाठशाला विधि। पाठशाला विधि क्या होती है? जो हमने सुना होगा कि प्राचीन काल में क्या होता था कि गुरुकुल होता था या फिर कोई वन होता था जहाँ पर राजा महाराजाओं के जो पुत्र होते थे उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता था। तो वही क्या है? पाठशाला विधि है। उसी का नाम परंपरागत है। हमारी आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि परंपरागत विधि कौन सी है? तो सबसे प्राचीन और परंपरागत विधि पाठशाला विधि। पंडित विधि, पंडित विधि इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो शिक्षक होता था वह पंडित का रूप लेके होता था, और इसमें जो शिक्षक होता है वही प्रधान होता है। तो इसको क्या कहते हैं? पंडित विधि भी कहते हैं। और पहले श्लोक छंद जो हमारी संस्कृति से संबंधित है उनका ज्ञान दिया जाता था। व्यक्तिगत शिक्षण विधि, यह सब इसके क्या है? नाम है। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी, जो गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वह कौन सी शिक्षा थी? पाठशाला विधि। ठीक है, तो पाठशाला विधि, परंपरागत विधि, पंडित विधि, व्यक्तिगत विधि, ये क्या है? इस विधि के अन्य नाम है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ज्ञान को हृदयगम करना। हृदयगम मतलब जो भी आपको गुरु द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको कंठस्थ करना, उसको अपने हृदय या फिर अपने चरित्र में उतारना ही क्या था? इस विधि का उद्देश्य था। तो इस विधि में आगे क्या है? इस विधि में श्रवण मनन निधि आसन के द्वारा कंठस्थीकरण पर जोर दिया जा सकता। मनन का मतलब है पठन। इस विधि के ये दोष भी हैं कि इस विधि में सिर्फ और सिर्फ श्रवण और पठन पर, सुनने और पढ़ने पर जोर दिया जाता है। लिखने पर और जो अन्य जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, वह उसमें नहीं करवाई जाती थी, जिसका हम आगे जो अभी इसके गुण और दोष पढ़ेंगे उनमें उनका अध्ययन करेंगे। तो इस विधि के अनुसार श्रवण मनन निधि आसन के द्वारा कंठस्थीकरण पर जोर दिया जा सकता था। और आजकल की जो नवीनतम उपागम विद्या है उनमें कंठस्थीकरण पर जोर नहीं दिया जाता, और जिस भी विधि में कंठस्थीकरण पर जोर दिया जाता है तो आप वो समझ लेना कि वह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो यह जो लास्ट का पॉइंट है, यह विधि क्या है? मनोवैज्ञानिक नहीं है, यानी कि इसमें कंठस्थ रटने पर जोर दिया जा रहा है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इस विधि की कमी यही है कि यह एक शिक्षक आधारित विधि है। इसमें छात्र पर ध्यान कम दिया जाता है, स्मरण व रटने पर जोर दिया जाता है। इस विधि में शिक्षण के चारों कौशलों में से केवल 2 ही कौशल, श्रवण और मनन यानी पठन पर जोर दिया जाता है। शिक्षण के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं, जिनमें से पाठशाला विधि है उस पर सिर्फ श्रवण और पठन पर जोर दिया जाता है। अन्य जो 2 कौशल हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो हमने देखा कि जो मेन बात है वो हमने देख ली कि पाठशाला विधि का अन्य नाम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, और इसमें जो मोटी जो कमजोरियां हैं वह कौन सी। अब हम अलग से देखते हैं कि इसके गुण और दोष कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे गुण। गुणों में चरित्र निर्माण में सहायक। अब चरित्र निर्माण में सहायक इस प्रकार होगा कि जैसे कि शिक्षक है और उसके सामने विद्यार्थी है, न ही कोई परिवार है, आपको शिक्षक के पास, आपको गुरुकुल में ही रहना है, शिक्षक जो कहे उसी को आपको उनकी आज्ञा का पालन करना है, तो आप में चरित्र का विकास तो अवश्य ही होगा। ठीक है, मेधावी छात्रों का अधिक विकास। इसमें क्या होता है कि शिक्षक ने जो बता दिया आपको उसको कंठस्थ करना होता था। जो मेधावी छात्र होते थे वो उनका इसमें क्या होता, अधिक विकास होता। भारतीय संस्कृति का ज्ञान। भारतीय संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है उसका जो प्रारंभ है वह संस्कृत भाषा से हुआ है, और संस्कृत भाषा गुरुकुल में जो वेद है उनका सबसे ज्यादा अध्ययन कहाँ पर करवाया जाता है? हमारी पाठशाला
विधि में तो भारतीय संस्कृति ज्ञान, स्मरण शक्ति का विकास, कंठस्थीकरण का विकास, शुद्ध उच्चारण का विकास व उच्चारण दोष समाप्ति। आप बच्चे इसमें क्या होगा, मौखिक कार्य ज्यादा करवाया जाएगा। आपने देखा होगा कि पहले गुरु गुरु स्वयं अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, उसके बाद जो श्लोक होते हैं उनको अभिव्यक्त करता है, उसके बाद शिष्य के द्वारा उनको मौखिक अभिव्यक्ति करवाई जाती है। तो इसमें उच्चारण संबंधी जो जोश होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। शुरू में होने वाले मौखिक कार्य शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप है। शुरू में जो मौखिक कार्य है, हमारे जो कौशलों का जो मुख्य आधार होता है वह मुख्य कार्य से प्रारंभ होता है। आप अन्य जो शिक्षण विद्या पढ़ेंगे तो आपको वहां पे पता चलेगा कि जो कौशलों का जो कौशल स्टार्ट करने का, या फिर हम बच्चे को जब भी पढ़ाते हैं तो उसका मुख्य आधार क्या होता है, मुख्य कार्य। सबसे पहले हम उसे पढ़ना लिखना ये सब इनमें से कोई भी कार्य नहीं करवाएंगे। सबसे पहले हम उसको मौखिक यानी बोलना सिखाएंगे कि सबसे पहले सुनेगा और उसके बाद वह क्या करेगा, बोलेगा। तो आधार क्या होता है, जो हम प्राइमरी स्कूल में बच्चों को क्या करवाते हैं, सबसे ज्यादा उसकी मौखिक अभिव्यक्ति पे जोर देते हैं। तो शुरू में होने वाला जो मौखिक कार्य है वह मौखिक कार्य क्या है, शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप है। तो ये तो क्या हो गया, इसके दोष हो गए कि चरित्र का निर्माण होगा, मेधावी छात्रों का अधिक विकास होगा, भारतीय संस्कृति का ज्ञान होगा, स्मरण शक्ति का विकास होगा, कंठस्थीकरण का विकास होगा, शुद्ध उच्चारण क्या होगा, शुद्ध होगा, और उच्चारण दोष क्या होगी, समाप्ति। क्योंकि इसमें जो अधिकतर कार्य होंगे वह क्या होंगे, मौखिक रूप से होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके देखते हैं दोष। मंद बुद्धि बालकों का पिछड़ना। इसमें क्या होगा कि मतलब गुरु द्वारा कोई भी श्लोक या फिर कुछ भी आपको ग्रंथ वेद जो भी आपको बताया जा रहा है, आप जो मेधावी छात्र होंगे वो तो उसको जल्द से जल्द स्मरण कर लेंगे, लेकिन जो मंद बुद्धि छात्र होंगे वह इसमें क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे। मनोवैज्ञानिक शिक्षण का अभाव, क्योंकि इसमें न तो ये सबसे मेन पॉइंट है इसमें कि है शिक्षक आधारित एक विधि है, तो इसमें मनोवैज्ञानिक शिक्षण का अभाव है। इसमें जो बच्चे होते हैं उन पे उनकी जो रुचि है, उनकी जो अभिवृत्ति है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। तो ये क्या है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। शिक्षण में अंतःक्रिया का अभाव, अंतःक्रिया का अभाव, इसमें कोई भी शिक्षण सहगामी क्रियाएं नहीं करवाई जाती, और जो गुरु द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसको शिष्य को उसका पालन करना ही होता है। गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। तो इसमें क्या नहीं होती, अंतःक्रिया का अभाव होता है। शारीरिक व सामाजिक विकास नहीं होता। शारीरिक विकास और सामाजिक विकास किस प्रकार से नहीं होगा, गुरुकुल में बच्चा जाकर पढ़ेगा तो उसे समाज से दूर रखा जाएगा और उससे किसी भी प्रकार का शारीरिक कार्य नहीं करवाया जाएगा, तो उसका शारीरिक और सामाजिक विकास नहीं होगा। कठोर अनुशासन व नीरस शिक्षण। गुरुकुल में आपने देखा होगा कि गुरुकुल में गुरु द्वारा सुबह 5 बजे उठना, आपको ये करना, आपको नित्य जो कर्म होते थे उनमें बहुत ही कठोरता बरती जाती थी। तो ये क्या होता है, कठोर अनुशासन व नीरस शिक्षण है। इसमें नीरस शिक्षण है, इसमें बच्चों की जो रुचि है, उनकी जो अभिवृत्ति है, उनको ध्यान में न रख केवल टीचर जो होता है, गुरु होता है, वह अपने अनुसार ही सारा शिक्षण देता है। तो वह यह कठोर अनुशासन व एक नीरस शिक्षण विधि है। मौखिक पक्ष का विकास, मौखिक पक्ष का विकास होता है, लेकिन जो लेखन संबंधी जो पक्ष है उसका बिल्कुल भी क्या नहीं होता, विकास नहीं होता। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का स्थान नहीं होता। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि पाठशाला विधि है क्या, और उसके बाद हमने देखा कि पाठशाला विधि के गुण और दोष। तो आपको ये समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं कथा कथन विधि। कथा कथन विधि ये भी प्राचीन विधियों में से एक है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि प्राचीन विद्या कौन सी। तो इस वीडियो में हम सारी प्राचीन विद्या करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन आपकी जो एग्जाम है उनमें से जो मैं करवाऊंगी उन्हीं में से आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। इन वीडियो को पढ़ने या फिर देखने के बाद आपको अन्य बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी, और शिक्षण विधियों में आप एक समझ डेवलप कर लेते हैं तो उसी से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन आपको उनके प्रति जो समझ है, जो तार्किक क्षमता है, उसका विकास करना बहुत ही आवश्यक है। तो कक्षा कथन विधि, इस विधि का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास और नैतिक गुणों का विकास करना है। इस विधि में विषय के स्पष्टीकरण व उसे रुचिकर बनाने पर जोर दिया जाता है। तो कथा कथन विधि क्या होती है, तो कथा कथन जो विधि है उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे गुरु किसी पाठ को पढ़ा रहा है, तो अगर बच्चों को समझाने के लिए वह बीच में किसी भी कथा से वह जोड़ देगा, किसी हितोपदेश दे देगा, या फिर कोई पुरानी कथा उससे वह क्या कर देगा, उसका संबंध स्थापित कर देगा। जैसे कि जो हमारा जो
विषय होगा वह क्या होगा, रुचिकर बन जाएगा। हमारा जो टॉपिक होगा वह रुचिकर और बच्चों के अधिक स्पष्ट हो जाएगा उसमें। तो कथा कथन विधि में क्या होता है कि विषय को रुचिकर बनाने के लिए उसमें बीच बीच में कोई कथा या फिर कोई हितोपदेश, यानी उस जो हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित किसी कथा को बता देंगे, जिससे कि वह विषय वस्तु अधिक स्पष्ट व रुचिकर बन जाएगी। तो ये हमारे कौन सी विधि होगी, कथा विधि। आगे हमारी भाषण विधि। भाषण विधि में क्या होता है, भाषण विधि में ये होता है कि बच्चों के जो विषय वस्तु से संबंधित संपूर्ण जानकारी है वह उनको एक साथ दी जाती है। तो भाषण विधि में क्या होता है, इस विधि के माध्यम से विषय वस्तु के कठिन शब्दों का स्पष्टीकरण किया जाता है। यह शिक्षक करता है, जो भी कठिन शब्द होते हैं उनका क्या हो जाता है, स्पष्टीकरण किया जाता है। और यह कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। और स्पष्टीकरण, शब्दों का स्पष्टीकरण करने के लिए इसमें कथा कथन, यानी कि बीच बीच में कोई कथा सुना दी जाएगी या फिर उनका किसी और से संबंध बता के किसी भी और अच्छी चीज से उसका संबंध बता दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों को वह विषय वस्तु क्या हो जाए, अधिक स्पष्ट और रुचिकर लगे। तो भाषण कथा विधि में क्या है, इसमें कोई कथा या फिर हितोपदेश दे जाए। भाषण विधि में क्या होगा, कोई कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट किया जाएगा इसमें, ठीक है। और ये दोनों ही क्या होंगे, शिक्षक आधारित है। तो आगे हमारी विधि है व्याख्यान। व्याख्यान विधि में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है कि व्याख्या में कोई भी विषय वस्तु होगी उससे संबंधित बच्चों की एक व्याख्या के रूप में बच्चों को बता दिया जाएगा। छात्रों की जो जितनी भी समस्या होंगी उनको एक व्याख्या के रूप में उनका क्या कर दिया जाएगा, समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है, यह भी एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि व्याख्या जैसे कि आप तो क्या होता है 500 बच्चों की क्लास है, उसमें टीचर अपनी इच्छा से कुछ भी बता रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, व्याख्यान दे रहा है टीचर। तो उसमें क्या होगी, वह एक नीरस विधि होगी। इससे जो बच्चों की जो रुचि है उसका टीचर से कोई संबंध नहीं होगा। तो व्याख्यान विधि क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इस विधि आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस विधि के माध्यम से शिक्षक छात्रों की शंकाओं का समाधान करता है। जो भी उसकी शंकाएं होती हैं, उनकी जो समस्या होती है, उनका क्या करता है, समाधान करता है। इसके लिए वह क्या क्या करता है, पद छेदन, यानी पद का क्या करेगा, मान लो कोई शब्द है वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो वह उसको अलग अलग भागों में डिवाइड करेगा और आपको बताएगा कि यह इसमें यह संधि है, इसमें यह संज्ञा है, या फिर इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है। इस आधार पर वह आपको बताएगा। पदोक्ति यानी कोई और उक्ति उससे जोड़कर आपको बताएगा। वाक्य योजना, अपेक्षा, विग्रह यानी उसको अलग करके, समाधान आदि उपागमों का प्रयोग करेगा। तो वह इसमें जो छात्र की जो समस्या होगी उनको दूर करने के लिए अध्यापक ये सब कार्य करेगा, ठीक है। इस विधि का गुण क्या है, छात्रों की जो मानसिक क्रियाशीलता बढ़ेगी। छात्रों क्या होगा कि मानसिक क्रियाशीलता बढ़ेगी छात्रों, लेकिन इसमें स्वाद है कि और अभिव्यक्ति का विकास पर जोर नहीं दिया जाएगा। बच्चे अपनी अभिव्यक्ति इसमें नहीं कर पाएंगे और उनके स्वाध्याय पर जोर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको सब कुछ शिक्षक द्वारा बता दिया जाएगा एक व्याख्यान के माध्यम से। और इसमें क्या होगा, मानसिक क्रियाशीलता बढ़ेगी। बच्चे को अधिक से अधिक क्या ज्ञान दिया जाएगा तो उसकी क्या होगी, मानसिक क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो आगे हमारी विधि है व्याकरण विधि। व्याकरण विधि, व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व कहा जाता है। आपसे ये पूछा भी जा सकता है, संस्कृत में हो चाहे हिंदी में हो, कि भाषा का प्राण तत्व क्या है या फिर भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो व्याकरण ही भाषा का क्या है, प्राण तत्व है। यह विधि छात्रों के लेखन और उच्चारण में शुद्धता पर जोर देती है। जो व्याकरण विधि है वो छात्रों के उच्चारण व लेखन पर क्या देती है, शुद्धता पर जोर देती है। साथ ही शब्दकोश में वृद्धि करती है। व्याकरण में क्या होता है, व्याकरण में होते हैं शब्द। आपको बताया जाता, वाक्य होगा, शब्द होगा, उनका हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से उनका उच्चारण स्थान भी हमें व्याकरण में किस प्रकार से उनको लिखना है, ये सब क्या किस में होता है, व्याकरण विधि में होता है। तो हम इसको एक बार फिर से देखते हैं। व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व भी कहा जाता है। यह विधि छात्रों के लेखन और उच्चारण में शुद्धता पर जोर देती है। साथ ही शब्दकोश की वृद्धि करती है। धातु रूप और शब्दों का ज्ञान इसी विधि से होता है। जो हम आपसे संस्कृत में पूछा जा सकता है कि धातु रूप और शब्द रूप, ये बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि धातु रूप और शब्द रूप एक कौन सी विधि का
प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी विधि होगी? व्याकरण विधि होगी। और व्याकरण विधि में क्या होगा कि बच्चों को व्याकरण से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा। हमारे जो स्वर व्यंजन, ये जो वर्णमाला होती है, उनके उच्चारण स्थान पे उन जो लेखन से संबंधित क्या दिया जाएगा? ज्ञान दिया जाएगा। तो हमारी अगली विधि है प्रायण विधि। प्रायण विधि क्या होती है? यह विधि कंठस्थीकरण पर जोर देती है। और मैंने आपको बताया कि जो विधि कंठस्थीकरण पर जोर देगी वह क्या होगी? पूर्णतः अमनोवैज्ञानिक विधि होगी। ठीक है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या कहता है कि बच्चों को कोई भी चीज रटाई न जाए, और कंठस्थीकरण एक तरफ के एक क्या होता है? रटने की विधि होती है। तो प्रायण विधि में क्या होगा? यह विधि कंठस्थीकरण पर जोर देती है। सस्वर पाठन करना भी इसी विधि का सस्वर पाठन करना भी इसी विधि का अंग है। यह वह विधि है जो ज्ञान का संरक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करती है। तो हमने प्रायण विधि के बारे में क्या पढ़ा? तो प्रायण विधि में क्या होता है? कंठस्थीकरण पर जोर दिया जाता है। कंठस्थीकरण यानी जो हमारे ज्ञान को स्मृति में संचित करने पर अधिक जोर दिया जाता है। कंठस्थीकरण का मतलब ये भी हो सकता है कि ज्ञान को स्मृति कंठस्थ करना, यानी हम अपनी स्मृति में उसको क्या करना? संचित करना। सस्वर पाठन भी इसी में, जो वैदिक मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्रों का जो सस्वर पाठन है वह भी कौन सी विधि पर आधारित है? प्रायण विधि पर। तो आप पूछ लिया जाए कि वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठन कौन सी विधि पर आधारित है? प्रायण विधि पर आधारित है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। व्याकरण विधि में व्याकरण मूल रूप से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, और प्रायण विधि में क्या होता है? कंठस्थ पर जोर दिया जाता है। तो वैदिक मंत्र होते हैं उनके कंठस्थीकरण पर इस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो आगे हमारी विधि है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि में क्या होगा कि कोई भी आपको एक विषय वस्तु दे दी जाएगी और उसमें दो पक्ष बना दिए जाएंगे। जैसे एक क्लास के दो पक्ष बना दिए जा सकते हैं, और उन दोनों के मध्य अपने जो विचार अभिव्यक्ति है उनको क्या किया जाएगा? बच्चों को विचार अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि वाद विवाद में विधि में क्या होता है? कंठस्थीकरण। इस विधि में भी क्या होता है? कंठस्थीकरण तो होता है, लेकिन कंठस्थीकरण के साथ ही इस विधि में अवबोध पर भी जोर दिया जाता है। जो सोचने की क्षमता होती है, अवबोध यानी जो हमारा ज्ञान स्तर होता है, उस पर भी इसमें जोर दिया जाता है। और इस विधि से छात्रों के स्वाध्याय की भावना का विकास होता है, यानी यह शक्ति भाव प्रकाश शक्ति का विकास करती है। यानी कि यह अपनी जो शक्ति है, अपनी जो भावना है, उनको क्या प्रकाश में लाने का कार्य करती है। तो हम देखेंगे कि वाद विवाद विधि है क्या? वाद विवाद विधि कंठस्थीकरण के साथ ही अवबोध पर भी बल देती है। कंठस्थीकरण के साथ अवबोध पर भी बल देती है। किस प्रकार से? इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग दो मत रखने वाले ग्रुप होते हैं, उनमें से एक ग्रुप अपने विचार रखेगा, दूसरे ग्रुप अपने विचार रखेगा। तो इससे क्या होगा? कंठस्थीकरण भी होगा और अवबोध, उनका ज्ञान का स्तर भी बढ़ेगा। इस विधि में स्वाध्याय पर जोर दिया जाता है। स्वाध्याय की भावना का क्या होता है? विकास होता है। और यह विधि भाव प्रकाशन, अपनी जो तर्क शक्ति है, अपनी जो भावों को अभिव्यक्त करने की जो शक्ति है, उस पर क्या देती है? जोर देती है। तो आपसे पूछा जाए कि तर्क शक्ति को कौन सी विधि बढ़ाती है, तो वाद विवाद विधि सबसे अधिक तर्क शक्ति को बढ़ाती है और अपने भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर देती है। अगली हमारी विधि है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि भी एक औपचारिक विधि है। ये जो वाद विवाद विधि है, ये भी क्या है? एक औपचारिक विधि है। औपचारिक विधि मतलब एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित समय में और एक सुव्यवस्थित तरीके से होती है। ऐसे नहीं कि अनौपचारिक मतलब आप कहीं भी जा रहे हो तो वहां पर अनौपचारिक तरीके से वाद विवाद विधि नहीं होती, एक औपचारिक तरीके से वाद विवाद विधि होती है। और प्रश्नोत्तर विधि भी क्या होती है? औपचारिक तरीके से होती है। आपने जितने भी संवाद होते हैं टेलीविजन टीवी पे, आपने जितने भी संवाद देखे हैं या फिर जो भी शास्त्रार्थ होते हैं, वो किससे संबंधित होते हैं? वाद विवाद से संबंधित होते हैं। तो अगली विधि है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। यह प्राचीन विधि है और शिक्षक संकेत देता है। इसमें क्या होता है कि यह एक प्राचीन विधि है और इसमें शिक्षक संकेत देता है और छात्र उसे समझकर उसका उत्तर देते हैं। यह चिंतन, तर्क व निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। जो हमारी प्रश्नोत्तर विधि है उसमें क्या होता है कि छात्रों को क्वेश्चन किए जाते हैं। शिक्षक क्या देता है? संकेत देता है। संकेत मतलब आप समझ सकते हैं कि शिक्षक किसी प्रश्न को छात्रों से पूछेगा और उस प्रश्न को, उस क्वेश्चन को समझकर छात्र को उसका क्या देना पड़ेगा? उत्तर देना पड़ेगा। तो इससे छात्र क्या होगी? चिंतन स्तर का भी विकास होगा, क्योंकि आपको छात्र को उस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और समझकर उसके सोच समझकर उसके क्या करना पड़ेगा? तर्क के साथ उसका उत्तर देना पड़ेगा और निरीक्षण शक्ति का भी क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी विधि है प्रश्नोत्तर विधि भी। आगे हमारी विधि है सूत्र विधि। सूत्र विधि में क्या किया जाता है? आपको बस सूत्र बता दिए जाते हैं और उनको रटा जाता है। यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें भी कंठस्थीकरण पर अधिक जोर दिया जाता है। तो सूत्र हम देखते हैं कि सूत्र विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस विधि का उद्देश्य है घड़े में समुद्र भरना।
अब आप समझोगे कि ये घड़े में समुद्र बनने का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि सूत्र विधि में क्या किया जाता है, एक बहुत ही लंबा, मान लो आप किसी भी सूत्र को देख लो, सूत्र होता है छोटा सा होता है, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वह बहुत ही बड़ा होता है। जो इस घड़े में समुद्र बनने का मतलब एक छोटे से सूत्र में बहुत सारी भावनाएं, जो भी उसका अर्थ है वह बहुत बड़ा होना, क्या होता है, घड़े में समुद्र बनना। अर्थात आगे जो घड़े में समुद्र बनना है उसका मैंने आपको अर्थ भी बताया, कम शब्दों में अधिक बात कहना, कम शब्दों में अधिक बात कहना ही इसका उद्देश्य। सूत्र विधि का उद्देश्य क्या होगा, कम शब्दों में अधिक बात कहना। तो आपने देखा होगा कि सूत्र तो छोटा सा होता है और उसका अर्थ कितना बड़ा होता है, तो ये क्या होता है, घड़े में समुद्र बनने के समान होता है। तो कम शब्दों में अधिक बात करना ही इस विधि का मुख्य उद्देश्य है। घटे समुद्र पुराणी, ये संस्कृत में लिखा गया है, घड़े में समुद्र बना, घटे समुद्र पुराणी किति शिक्षण विद्या अस्ति, मतलब कौन सी शिक्षण विधि को घटे समुद्र पुराणी कहा जाता है, तो सूत्र विधि को कहा जाता है। इसमें छात्रों को सूत्रों को कंठस्थीकरण पर अधिक जोर दिया जाता है, तो यह एक जटिल और अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, आगे हम देखते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि जो कि भंडारकर, इस विधि को क्या कहते हैं, हम भंडारकर विधि भी कहते हैं। व्याकरण अनुवाद यह हमारी लास्ट विधि है, इस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। तो यह विधि किनके द्वारा दी गई है, रामकृष्ण भंडारकर। तो इस भंडारकर के नाम पर इसको भंडारकर विधि भी कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें दो भाषाओं क्या किया जाएगा, अनुवाद किया जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसमें सबसे पहले आपको संस्कृत में अनुवाद बता दिया जाएगा किसी भी चीज का, और उसको किसमें ट्रांसलेट किया जाए, अंग्रेजी में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाएगा। पहले आपको संस्कृत में बता दिया जाएगा अनुवाद, उसके बाद संस्कृत से सीधा किसमें, अंग्रेजी में। इसमें मातृभाषा का कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है उसमें मातृभाषा का कोई योगदान नहीं होता, जो हमारी लैंग्वेज होती है ना मेन, उसका कोई योगदान नहीं होता। इसमें संस्कृत से सीधा अंग्रेजी और अंग्रेजी से सीधा संस्कृत। तो आपसे इसमें पूछा जाए जो मेन भाषा होती है संस्कृत, इसमें जो प्राथमिक भाषा होगी वह कौन सी होगी, संस्कृत होगी प्राथमिक। आपको ऐसे पूछा जाए कि व्याकरण अनुवाद विधि या फिर भंडारकर विधि में जो मातृभाषा होती है, जो मेन प्रमुख भाषा होती है वह कौन सी भाषा होगी, संस्कृत भाषा होगी, और जो द्वितीय भाषा होगी वह कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी। ठीक है, तो हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। और इसका विकास कब हुआ, 1835 में भंडारकर विधि या फिर व्याकरण अनुवाद विधि का विकास हुआ अंग्रेजों के काल में ही। तो इसमें क्या होगा, अंग्रेजों की जो संस्कृति है, जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसका भी प्रभाव हमें दिखाई देगा, जो कि इसका एक प्रमुख दोष है। तो हम आगे देखते हैं। 1835 में लॉर्ड मैकाले की शिक्षण पद्धति के साथ ही इस विधि का प्रारंभ हुआ। इस कारण पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव इस विधि पर दिखाई देता है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि लॉर्ड मैकाले के साथ ही इस विधि का क्या हुआ, जन्म हुआ, और इसमें क्या है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। प्राचीन संस्कृत की प्राचीन शिक्षण विधियों में से इस विधि के जनक श्री रामकृष्ण भंडारकर महोदय माने जाते हैं। इन्हीं के नाम पर इस विधि का क्या नाम दिया गया, भंडारकर विधि भी कहा जाता है। तो इस विधि के आपसे जनक पूछ ले जाए कि व्याकरण अनुवाद विधि, और पूछे भी जाते हैं व्याकरण अनुवाद विधि के जनक कौन है, तो रामकृष्ण भंडारकर है। इस विधि में 4 सोपान है। सोपान मतलब इस विधि को किस प्रकार से काम में, किस प्रकार से इसका क्रियान्वयन किया जाता है, ये सब हम इस विधि में देखेंगे। तो इसके सोपान है, सर्वप्रथम व्याकरण पाठ की उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है, नियमों का अभ्यास करवाया जाता है, नवीन शब्दों का अभ्यास करवाया जाता है। सबसे पहले हमें क्या होगा, जो संस्कृत का जो व्याकरण का पाठ होगा उसको उदाहरण सहित बता दिया जाएगा, उसके नियम बता दिए जाएंगे, जो उसमें जो नवीन शब्द आएंगे उसका हमें अभ्यास करवा दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, संस्कृत वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया जाएगा। सबसे पहले हमें संस्कृत में बता दिया, जो व्याकरण का पाठ था वो बता दिया, उसके बाद जो संस्कृत वाक्य उनको अंग्रेजी में अनुवाद करवाया जाएगा। पुनः वाक्यों का अंग्रेजी भाषा में संस्कृत में अनुवाद करवाया जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा थर्ड पॉइंट है कि पुनः वाक्यों का अंग्रेजी भाषा से, अभी हमने क्या किया, पहले संस्कृत में पढ़ा, उसके बाद में अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट किया, अभी अंग्रेजी से सीधा किसमें, संस्कृत में अनुवाद करवाया जाएगा। अनुवादों के अभ्यास हेतु शब्दकोश से नए नए शब्दों का बोध करवाया जाता है। यानी कि अनुवाद हम संस्कृत से अंग्रेजी में पढ़ेंगे और अंग्रेजी से संस्कृत में पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होगा, नए नए हमें जो शब्द है उनका ज्ञान करवाया जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि संस्कृत
और दूसरी लैंग्वेज हमारी होगी अंग्रेजी। तो हमारी जो मेन है, जो प्रथम भाषा है वह कौन सी है? संस्कृत है। जो मातृभाषा है भंडारकर वृद्धि में वह कौन सी होगी? संस्कृत होगी। ठीक है। और जो द्वितीय भाषा होगी वह अंग्रेजी होगी। तो अब आगे हम देखेंगे कि व्याकरण अनुवाद विधि के दोष या फिर भंडारकर विधि भी इसे कहते हैं। तो भंडारकर विधि के गुण कौन से? सब पहले हम देखेंगे इसके गुण कौन से, उसके बाद हम देखेंगे इसके दोष कौन से। तो इस विधि का पहला गुण है, इस विधि में व्याकरण पाठ का पर्याप्त अभ्यास करवाया जाता है। रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है, जिससे यह क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। जहां पर रटने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाएगा तो वह कौन सी विधि होगी? अमनोवैज्ञानिक विधि होगी। लेकिन इस विधि में क्या किया जाता है? अभ्यास पर बार बार अभ्यास, आपको अभ्यास करवाया जाएगा। आपको पहले संस्कृत में बताया जाएगा, उसके बाद को आपको उसका इंग्लिश में बताया जाएगा, ट्रांसलेट किया जाएगा। तो ये क्या है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें बार बार किस पे? थॉर्नडाइक के नियम पे बल दिया जाता है। आपको पूछ ले कि भंडारकर विधि में कौन से वैज्ञानिक के नियम पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक के जो अभ्यास के नियम है उन पर आधारित है। ठीक है। तो हमारा अगला गुण इसमें क्या है? इसमें जो सूक्ष्म शिक्षण सूत्र है वह कहाँ होंगे? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी बड़े से छोटे की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले आपको ज्ञात होगा, जो संस्कृत का जो आपको ज्ञान होगा उससे आपको कहाँ पे ले जाएगा? इंग्लिश में ले जाएगा। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। सूक्ष्म सूत्र क्या होता है? अनुसरण होता है। तो इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्रों का अनुकरण होता है। इसी आधार पर भी है क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। हमारा तीसरा अगला गुण है, इसमें छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास होता है, क्योंकि वह छात्र को बता दिया जाएगा और आगे वह छात्र स्वयं ही क्या करेगा? इंग्लिश से संस्कृत में उसका ट्रांसलेट करेगा, तो उसका क्या होगा? स्वाध्याय की आदत का विकास होगा। तो अगला हमारा गुण है, इस विधि के द्वारा एक बड़े समूह को सरलता से छोटे छोटे, यहाँ पर है छोटे छोटे करके पढ़ाया जाता है। यानी बड़ा जो समूह होगा उसको छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टों में उसको डिवाइड करके पढ़ाया जाता है। तो इससे समय, शक्ति व धन की बचत होती है। इससे क्या होता है? समय, शक्ति व धन की बचत होती है। तो हमारा अगला गुण है, भाषा के शब्दकोश का ज्ञान होता है। इसमें हम 2 लैंग्वेजों के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 लैंग्वेजों के बारे में हमारा जो शब्दकोश है उसका तो ज्ञान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगला हमारा है, इस विधि में यह विधि सामान्य बालकों के लिए भी क्या है? उपयोगी है। तो ये क्या हो गए? भंडारकर विधि के गुण हो गए। अब हम देखेंगे भंडारकर विधि के दोष। अंग्रेजी भाषा पर भी ध्यान देने से यह पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित है। इसमें क्या होता है कि इसमें संस्कृत से अंग्रेजी भाषा पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस वजह से यह क्या है? पाश्चात्य शिक्षण से प्रभावित है। अगला हमारा दोष है, इस विधि में उच्चारण अभ्यास का अभाव होता है, साहित्य का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में किसी प्रकार का साहित्य नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? उच्चारण का अभ्यास नहीं होगा और हमारा जो साहित्य है उसका भी क्या होगा? अभाव होगा। यह विधि नीरस व एकांकी विधि है, क्योंकि इसमें केवल व्याकरण एवं अनुवाद पर ही बल दिया जाता है। जो अन्य जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है उन पे इनका ध्यान, इस विधि में ध्यान नहीं दिया जाता। तो यह विधि क्या है? एक नीरस और एकांकी विधि है। तो आज हमने जो प्राचीन संस्कृत शिक्षण की जो प्राचीन विधियां थी उनका अध्ययन हमने कर लिया है। इससे अगले वीडियो में जो नवीन विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि हमें आगे से आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वह इन्हीं वीडियो से आ जाएंगे, ये मेरी इतनी गारंटी है। और अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो वो भी इन वीडियो से बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।